दोस्तों, एक लड़की जो एक बैंक में मैनेजर होती है, एक अनजान लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेहतरीन पल गुजार रही थी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से मीठी-मीठी बातें करते हैं और बातें करते हुए एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उसके बाद जब होश आता है मैनेजर साहिबा को, तो अपने किए पर पछतावा होता है। वह सोचती है कि मुझसे ये क्या हो गया, लेकिन वह जो लड़का होता है, वह क्या कहता है कि जब शादी करनी ही है, तो जो कुछ भी हुआ है उसमें पछताने और शर्म करने वाली क्या बात है। दोस्तों, यह सुनकर जो मैनेजर साहिबा होती है, वह मुस्कुरा देती है। लेकिन उस मैनेजर साहिबा को यह कहाँ पता था कि जो कुछ भी हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, शादी के लिए जितनी एक्साइटेड लड़के होते हैं, उतनी एक्साइटेड लड़कियां भी होती हैं। दोस्तों, एक लड़की काफ़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन जाती है। लेकिन टाइम काफ़ी बीत जाता है पढ़ाई लिखाई में। वह सोचती है कि यार शादी भी करनी है, लेकिन वह प्रोफेसर थी, उसके लायक लड़का मिलना भी आसान नहीं था। इसके लिए वह एक एजेंसी का सहारा लेती है। .com एक मशहूर ऐप है जिस पर वह अपनी फाइल बनाकर अपलोड कर देती है। उसके बाद वह रोज़ उसको जब उसको टाइम मिलता था, वह इसको चेक किया करती थी और जो भी रिक्वेस्ट आता था कुछ खास नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसा रिक्वेस्ट आया कि उसके सपनों को पंख लग जाता है। दोस्तों, उन्होंने जब उस प्रोफाइल को उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा और उस प्रोफाइल को खोला, तो उसमें देखा कि भाई जो लड़का होता है उसका नाम संदीप होता है। तो जो संदीप होता है वह कनाडा में रहता है, लेकिन वह एक भारतीय युवक होता है, काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम स्मार्ट युवक जो कि कनाडा में रहता था। तो उसने उसके बिजनेस को देखा, उसका व्यवसाय खोल कर देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि वह अच्छा खासा बिजनेसमैन है। साल में करोड़ों रुपए की उसकी इनकम है, प्रॉपर्टी भी उसकी अच्छी खासी है। एक भारतीय लड़के से शादी करना एक भारतीय लड़की से शादी करना चाहता है। दोस्तों, जब प्रोफेसर मैडम उसका प्रोफाइल देखती हैं तो इतना खुश हो जाती हैं जैसे कि उसके सपनों का राजकुमार उसे मिल गया हो। तो उन्होंने तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत करनी शुरू कर देती है। बातचीत करते करते उन दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों के ख्याल आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर मैडम ने एक दिन कहा कि यूं ही हम कब तक बातचीत करते रहेंगे, यह बातचीत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, तो अब हमें मिल तो उससे कहती है कि अब मिलने का मन कर रहा है। लेकिन उधर दोस्तों लेकिन दोस्तों उधर से जवाब आता है कि यार 24 घंटे का बिजनेस है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो वह कहता है कि क्या करें, किसी दिन आना होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा भी यही मन कर रहा है। दोस्तों, एक दिन अचानक से उस मैडम के पास फोन आता है। मैडम से कहता है कि मैं 2-3 दिन के लिए इंडिया आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम मिलना चाहो तो मिल सकती हो। अब दोस्तों, जो प्रोफेसर मैडम थी, इस बात को जब वह सुनती है तो वह कहती है कि मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, हाँ कर देती है। उसके बाद वह डायरेक्ट कनाडा से लखनऊ आता है और लखनऊ के ही मेडिकल कॉलेज की वह प्रोफेसर होती है, उसके पास ही आता है डायरेक्ट। उसके बाद दोनों मिलते हैं। जब एक दूसरे को पहली नज़र में देखते हैं तो उन दोनों और एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों कहीं जाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कुल मिला जुलाकर यह दोनों हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उसके बाद इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि शादी करनी है। उसके बाद शाम हो जाती है, क्योंकि वह डायरेक्ट लखनऊ ही आया होता है, तो मैडम जो है उसके लिए ठहरने का इंतजाम करती है। दोनों एक साथ रुकते हैं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी कि जिसका नाम था कुछ कुछ होता है, और उसमें कुछ कुछ होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। और बात इन दोनों के साथ भी होती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, शादी तो करनी ही है। अब दोस्तों, अगला दिन आता है, दोनों लोग एक दूसरे को पाकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी संदीप के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि सर, आपने जो पैसे लगाए थे इंडिया के लिए, उसमें जो कस्टम की फ़ीस है 1 लाख रुपए, आपने भरा नहीं है, भरना भूल गए हैं। इसके लिए आपको डिलीवरी नहीं हो पाएगी। संदीप कहता है कि यार, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं हमेशा ही ऐसा ही करता हूँ, मैं पैसे बाद में देता हूँ, मुझे पैसे मिलने के बाद ही पैसे मैं देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर, रूल चेंज हो गया है, शायद आपको पता नहीं है, अब आपको पैसे पहले देने पड़ेंगे। अब वह परेशान हो जाता है। तो प्रोफेसर मैडम कहती है कि क्या बात है, ये परेशान क्यों हो गए हो। कह बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, जो मैं वहाँ से 50 लाख रुपए में लगाए थे, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। जब यहाँ आता हूँ तो कुछ पैसे उनको देकर तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आज वो पहले पैसे मांग रहे हैं। अब दोस्तों, जब यह बात प्रोफेसर मैडम सुनती है तो कहती है कि अच्छा, इतने पैसे आप खर्चे के लिए आप लाते हो। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए की बात है, आप मुझसे ले लो और उनको दे दो 1 लाख रुपए।
संदीप मैडम से 1 लाख रुपये ले लेता है और फिर अगला दिन आता है। बाद अगला दिन आता है और फिर से फ़ोन आता है कि सर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, ऐसी ऐसी बात है। अब प्रोफेसर मैडम फिर से उसको 1 लाख रुपये दे देती है। 4 दिन में वह उसको 4 लाख रुपये दे चुकी थी, संदीप को दे देती है। और रोज़ ही एक ऐसे ऐसे आता रहता है। जब 3-4 लाख रुपये उन्होंने उसको दे दिए तो मैडम ने कहा कि मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। जब आप पैसे मिलने के बाद पैसे देते हो तो अभी आपसे पैसे पहले क्यों मांगा जा रहा है, एक बार जाकर आप वहाँ पर देखो। अब दोस्तों संदीप वहाँ से चला जाता है और अगले दिन मैडम शाम को संदीप को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन बंद आता है। दोस्तों फिर अगले दिन फ़ोन करती है, फ़ोन बंद आता है। तीसरे दिन करती है तो फ़ोन बंद आता है। ऐसे वो कई दिन लगातार फ़ोन करती रहती है लेकिन उसका फ़ोन ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे जो प्रोफेसर मैडम थी उनको समझ में आ गया था कि बंदे ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। फिलहाल उन्होंने कहीं पर उसकी शिकायत नहीं करी। जो बैंक मैनेजर का मैंने ज़िक्र किया था पहले शुरू-शुरू में आपसे, उसके साथ भी यही होता है। उसमें तो यह कहता है कि यार मैं कनाडा कनाडा में था, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी, टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं हफ्ते के लिए, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। मैनेजर साहिबा ने कहा कि आप एक कार ले लो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो उसने कहा कि कार मत दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कार खरीद लूँगा। जैसे कस्टम से मेरे पैसे आएँगे मैं आपको पैसे वापस दे दूँगा। आपके लिए ही पैसे मैंने मंगवाया है। दोस्तों वह खुशी-खुशी पैसे दे देती है। उसके बाद वह गायब हो जाता है दोस्तों। दोस्तों एक बैंक मैनेजर और एक प्रोफेसर की इतनी अच्छी खासी तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2-4 लाख रुपए कहीं चले जाएँ। दोस्तों एक बेचारी नर्स थी, बड़ी मेहनत से काम करती थी। जब उसके साथ ऐसा घोटाला किया गया तो बेचारी सहन नहीं कर पाई। अपनी मेहनत की सारी कमाई गँवाने के बाद, उसकी इज़्ज़त गँवाने के बाद उसको इतना दुःख हुआ कि इतनी तकलीफ़ हुई कि दोस्तों होता यूँ है कि उन्होंने भी प्रोफ़ाइल को एक्सेप्ट किया था और वह भी लड़का विदेश से इनके पास आया था, इनके साथ टाइम भी पास किया और लाखों रुपए की डिमांड भी करता है। कस्टम में पैसे फँसे हैं, लाख रुपए माँग रहे हैं। अब दोस्तों हैसियत नहीं थी सिस्टर की देने के लिए, लेकिन वह कहीं से इधर-उधर से इंतज़ाम करके लाखों रुपए उनके हाथ में रख देती है कि यह लो पैसे, आप जो है अपने कस्टम वालों को क्लियर करके करवाओ और पैसे उसके अकाउंट में डलवा दीजिए। उन्होंने 2 दिन बाद फिर सिस्टम से कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है। अब लाखों रुपए की इस तरीके से जुटाना इतना आसान नहीं था सिस्टम में। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ लाख रुपए की बात है, मैं इधर-उधर से इंतज़ाम कर कर उनको दे देती हूँ। उन्होंने इधर-उधर से पैसे माँगने की कोशिश की, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। संदीप से कहा कि यार पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बुरा मत मानना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों। जैसे ही पैसे के लिए वह मना कर देती है सिस्टर, तैसे ही उसका फ़ोन कट जाता है और जब सिस्टर दोबारा फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन ऑन नहीं होता है और उसका फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो फ़ोन उसका दोबारा ऑन नहीं हुआ। उसके बाद सिस्टर इतनी दुखी हो जाती है कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर चला गया। सबक सिखाने का ठान लेती है, जाती है जालंधर के गोरैया थाना में, वह रिपोर्ट दर्ज कराती है, वहाँ फूट-फूट कर रोने लगती है। तो थानेदार साहब जो होते हैं उसकी मासूमियत और उसके दुःख दर्द को देखते हुए उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी यह काम किया है, चाहे वह कनाडा में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, कहीं भी रहे, मैं उसको ढूँढ कर ही रहूँगा। अब अब दोस्तों जो फ़ोन नंबर उसको मिला था, जो बंद जा रहा था, उसको उन लोगों ने सर्विलेंस पर लगा दिया था, मतलब कि ट्रेसिंग पर लगा दिया था। अब ट्रैक करते-करते वो लोग जाकर पहुँचते हैं पंजाब के एक बरनाला ज़िला होता है और एक गाँव होता है बेहाल। उस गाँव में जाकर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक युवक जो है अपनी भैंस को नाले में निला रहा था। उसको देखते ही वह पहचान जाता है तो वही कनाडा वाला लड़का है, क्योंकि जो उसकी फ़ोटो थी सिस्टर के पास उसके मोबाइल में, वह उनको दे देती है। वह उसको पहचान जाते हैं देखते हैं। वो लोग सिविल ड्रेस में होते हैं और 3-4 लोग मिलकर उसको दबोच लेते हैं और वह बोलता है कि संदीप संदीप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हारा तो अपना कनाडा में बिज़नेस है, बिज़नेस छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? वह चौंक जाता है, बोलता है कि भाई आप लोग कौन हो? तो वह बोलते हैं कि चलो तुम पहले यहाँ पे चलो, जालंधर चलो, तुमको वहीं बताते हैं। वो लोग उसको जालंधर लेकर चले आते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कई सिम कार्ड मिलते हैं, जाली पासपोर्ट मिलता है कनाडा के, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उसके पास होती हैं। उसके बाद 2-2 आईफ़ोन होते हैं। उन आईफ़ोनों का पासवर्ड खुलवाया जाता है। देखते हैं कि को इसने बेवकूफ़ बनाया है। उन लड़कियों के साथ जहाँ-जहाँ ये गया है, डिनर किया है, घूमने गया है, वहाँ की फ़ोटोग्राफ होती हैं। लड़कियों के साथ तो काफ़ी क्लोज़ वाली फ़ोटो उसके उसके फ़ोन में मिलती हैं। बेचारी जो सिस्टर थी, उसके साथ भी उसने स्माइल वाली सेल्फ़ी ली थी। उसके फ़ोन में वह कोई फ़ोटो मिलती है। उसके बाद उसको पकड़ते हैं और सीधा ले जाते हैं जालंधर। वहाँ पर उसको जाकर उससे पूछताछ की जाती है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? कैसे किया? किस लिए किया? तो क्या दोस्तों वह जो बताता है वह काफ़ी हैरान कर देने वाला होता है। उसके अनुसार एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिताजी जो होते हैं उनका नाम अंग्रेज़
वो एक छोटी सी दुकान चलाते थे परचून की। उसकी दो बहनें होती हैं, उसका असली नाम अमरपाल सिंह होता है। अब दोस्तों, अमरपाल सिंह पहले से ही शादीशुदा आदमी था। तंगहाली की वजह से, उसके फटे हाल की वजह से उसकी जो बीवी थी उसको छोड़कर जा चुकी थी। तलाक तलाक हो चुका था। अब जब तलाक हो चुका था तो उसकी समाज में बदनामी हो रही थी। इसलिए दूसरी शादी करने के लिए वह अपनी प्रोफाइल बनाकर शादी पर .com पर डाल देता है। जो लिखता है कि वह एक दुकानदार है और किसान है। अब यह देखकर कोई भी इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों से डिस्कस किया तो कुछ लोगों ने कहा कि यार, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो एक काम कर, तेरे पास कुछ भी नहीं है इसीलिए तेरी बीवी चली गई है, अब दूसरी शादी करने के लिए उनको ढूंढ रहा है। तो उसको दोस्त जो होते हैं उसको राय देते हैं कि तू एक अच्छी खासी प्रोफाइल बनाकर डाल। दोस्तों के बहकावे में आकर वह एक चाल चलता है। वह अपने आप को कनाडा का बताते हुए संदीप, कभी हरदीप, कभी प्रदीप, कुछ भी, यानी कि जितने भी लोगों से वह मिलता था अलग अलग नाम से, अलग अलग नंबर से अपनी पहचान बताकर मिलता था। बेहतरीन प्रोफाइल बनाकर डाल देता है तो देखता है कि उसके पास अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आने लग जाती हैं। कोई लड़की मीडिया से होती है, कोई मैनेजर होती है, कोई प्रोफेसर होती है, कोई डॉक्टर होती है, तो कोई कुछ होती है। तो इस तरीके से एक एक लोगों को वह टारगेट करना शुरू करता है, नंबर लेता है, उनसे बातचीत करता है और उनके अपने आप को एक कनाडा का बताता है और उनसे मिलता है। जितने लोगों से वह मिलता है सबके साथ एक ही काम करता था। मैंने शुरू शुरू में बताया था कि उनके साथ नाजायज तरीके से वक्त बिताता था, उनके पैसे ठगता था, उसके बाद वह गायब हो जाता था। दोस्तों, अगर सिस्टर ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती, उसके काले कारनामों की पोल ना खोली होती, अभी तक वह न जाने कितने कितने लड़कियों के साथ वह यह करता। दोस्तों, ऐसे ऐसे शातिर लोग पड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस आप लोगों को अवगत कराना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।